केंद्रित है। तो आज आइए गुणनखंड की बात तो आपको मैं समझा दिया, गुणज की भी बात कर लिया जाए। गुणनखंड को बात समझने के लिए हमने कई गतिविधि किया, जैसे समूह में वस्तुओं को पंक्तिबद्ध तरीकों से रखना जब प्रत्येक पंक्तियों में वस्तुओं की संख्या समान हो। इस रूप में भी हमने गुणनखंड को समझने का प्रयास किया। फिर किसी समूह में से समान संख्या बार बार निकाला जाए, तब वहां पर शेष अगर नहीं बचे तो वह संख्या दी गई संख्या का गुणनखंड होगा, अर्थात भाग के आधार पर समझने का प्रयास किया। तो गणित में वास्तव में दो ही घटनाएं घटती है, या तो समूह में चीज बढ़ जाती है या तो समूह में चीज घट जाती है। समूह में वस्तुओं की मात्रा बढ़ने का भी दो तरीका होगा, जब समूह में समान समान वस्तुएं जुड़ रहे होंगे और जब वस्तु में असमान असमान जुड़ रहे होंगे। घटने की भी घटनाएं दो प्रकार हो रहा होगा, जब किसी समूह से कोई समान समान वस्तु निकल रहे होंगे और जब किसी समूह से समान असमान वस्तु निकल रहे होंगे। तो जब किसी समूह में समान समान वस्तु जुट रहे होंगे तब इस बार बार जोड़ को हम गुणा के रूप में देखते हैं, और किसी समूह से कोई संख्या समान संख्या बार बार निकल रही हो तो ऐसे घटाव को हम भाग के रूप में देखते हैं। अर्थात भाग और गुणा एक दूसरे का विलोम क्रिया है। तो आप यह समझे कि अब देखिए जरा, मैं एक कुछ संख्या रख रहा हूं और उन संख्याओं को आपको गुणनखंड को पता करना है, आप पता कर लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग गुणज को समझेंगे। यदि ए कोई संख्या है जो बी का गुणनखंड है तो बी ए का गुणज होगा। अगर ए बी का लड़का है तो बी ए का क्या होगा? पिता होगा। तो उसी प्रकार ए बी का गुणनखंड है तो बी ए का एक गुणज है। अब देखिए जरा, मैं एक छोटी संख्या रख रहा हूं जिस पर संक्रिया करना मौखिक रूप से आपको आसान होता है। मैं उन्हीं संख्या को रखूंगा जो 1 से 10 के पहाड़े तक में आते हैं, ताकि उनसे गतिविधि करना हमारे लिए आसान होगा। मैं ऐसे पूछ रहा हूं, यह संख्या लिया 20। अब 20 में हम कौन कौन संख्या बार बार निकाले? 20 वस्तु में से कितना वस्तु हम बार बार निकाले जिससे शेष 0 ना बचे? समझ रहे? 20 में से कितना कितना निकाल सकते हैं? निकालना शुरू करेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, कहां तक जाएंगे? 20 तक जाएंगे। 20 से अधिक निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वस्तुओं की संख्या सिर्फ 20 है। तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन वह संख्या है जिसमें 20 में अगर बार बार निकाले तो अंत में शेष 0 बच जाए, मतलब कुछ भी नहीं बचे, उस नियमानुसार वह निकल जाए। इस सवाल को ऐसे करेंगे, 20 वस्तुओं को पंक्तिबद्ध तरीकों से अगर रखा जाए तो पंक्तियों में वस्तुओं को कितनी कितनी संख्या रखे समान समान पंक्ति बनाने के लिए, जिससे 20 वस्तुओं का पूरा पंक्ति बन पाए। सवाल वही है, कौन बताएगा? चलो चलो कौन बताएगा? नहीं बताएगा? कितना आसान सवाल है, हाथ उठाओ। मैं यही कह रहा हूं कि वह कौन कौन से संख्या 20 वस्तु है और इसको पंक्ति में रखना है। मैं एक गतिविधि किया था ना, लेकिन शर्त है कि हर पंक्ति में वस्तुओं की संख्या समान होगा। तब वहां पर दो चीजें होंगी, या तो पूरे वस्तु पंक्तिबद्ध तरीकों से सज जाएंगे या तो कुछ बचे रहेंगे। कौन कौन बताएगा? इधर का तुम बताओगे? आओ जरा। सिर्फ उन संख्या को लिखना है। आप लोग उधर खड़े रहेंगे, कॉमा लगा दो बेटे, कॉमा लगा दो। इस संख्या मतलब एक ही संख्या हो जाएगा। चलो वेरी फाइन, कॉमा लगा दो बेटे, बहुत अच्छा। तो 20 में
कौन कौन संख्या निकाला जाए जिससे अंत में शेष शून्य बन जाए? क्या क्या लिखे हो? 1 2 4 5 10 20। क्या सही है? बहुत अच्छा, ताली बजाओ। तो 1 2 4 5 10 20 ये सब रिश्ते में 20 के क्या लगे? गुणनखंड। तो 20 इन सबों का क्या हुआ? तो 20 क्या 1 का गुणज है? 20 क्या 2 का गुणज है? 20 क्या 4 का गुणज है? 20 क्या 5 का गुणज है? 20 क्या 10 का गुणज है? 20 क्या 20 का गुणज है? चलिए फिर मैं एक नई संख्या लिख रहा हूं और आपको यह पता करना है कि उसमें कितने कितने संख्याओं को निकाला जाए जिससे अंत में शेष 0 मिले, मतलब कुछ भी ना बचे। कौन बताएगा? आओ। कॉमा देना, दो संख्याओं को अंतर दिखाने के लिए आप यू पुट कॉमा साइन फॉर सेपरेटिंग टू नंबर्स ईच अदर। 30 लड़के दिए गए हैं, अगर एक एक का समूह बनाऊं तो क्या पूरा समूह बन पाएगा? क्या दो दो का समूह बनाऊं तो पूरा समूह बन पाएगा? क्या तीन तीन का समूह बनाऊं तो पूरा समूह बन पाएगा? चलो इनको हेल्प करो, जो तेजी से लिख सकते हो। जाओ। ये कितना लिख पाएंगे? 1 3 2 5 6। और तुम देखो कॉमा दिखाओ, एक यहाँ पर 6 के आगे कॉमा लगाओ ताकि पता चले 6 और 10 अलग अलग संख्या हैं। ठीक है, तेजी से करो। और एक और संख्या जो छोड़ दिए होंगे, कौन है संख्या? 15। चलो 15 लिखो। मैं फिर पूछ रहा हूं आप सदन से, क्या 1 30 का गुणनखंड है? जब 1 30 का गुणनखंड है तो 30 1 का क्या है? क्या 3 30 का एक गुणनखंड है? तो 30 3 का क्या है? क्या 2 30 का एक गुणनखंड है? तो फिर 30 2 का क्या है? वेरी फाइन। तो क्या 30 30 का एक गुणज है? क्या 30 30 का एक गुणनखंड है? तो प्रत्येक संख्या अपने आप का एक गुणनखंड होता है और प्रत्येक संख्या स्वयं का भी एक गुणज होता है। चलिए, तो 30 का गुणनखंड कौन कौन हुए? अब मुझे बताओ कि 30 1 3 2 5 6 10 30 15 30 का गुणनखंड है। तो 30 1 का क्या है? 30 2 का क्या है? 30 3 का क्या है? 30 4 का क्या है? आप समझ गए ना? तो 30 यदि 1 का गुणज है तो 1 30 का क्या है? वेरी फाइन। फिर बोलो, यदि 30 3 का एक गुणज है तो 3 30 का एक क्या है? राइट। ए बी का यदि बाप है तो बी ए का क्या है? बेटा। उसी प्रकार 30 यदि 1 का गुणज है तो 1 30 का क्या है? समझ गए? अब मैं यहां देखिए 20 इन संख्याओं का गुणज इसलिए है कि 20 में एक पूरा बार है और कितनी बार है? 20 में 2 पूरा बार है और कितनी बार है? तो 20 में 4 को मैं 1 मान लूं तो 20 में कितने 4? 20 में कितने 5? 20 में कितने 10? और 20 में कितने 20?
तो यहाँ पर देखें कि 20 इन सभी संख्याओं का गुणज है और यह सभी संख्या 20 का गुणनफल है। समझ रहे ना? अब आइए, यहां मैं एक संख्या दे रहा हूं 60 और 60 में मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6। आपको यह बताना है कि यह 60 में 1 कितनी बार जोड़ा गया, 60 में 2 कितनी बार जोड़ा गया। तो अगर 2 जमा 2 को हमको 30 बार लिखना होगा और इस संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे 2 गुने 30। तो आप आइए 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुना। 2 गुना मतलब होता है 2 को बार बार गुणित किया जाना, मतलब कि 2 को बार बार जोड़ा। अगर 2 गुना 5 है तो इसका मतलब हुआ कि 2 को 5 बार जोड़ा गया। 3 गुने 5 का मतलब क्या हुआ 3 को, तो 4 गुने 6 का मतलब क्या हुआ 4 को 6 बार जोड़ना। वेरी फाइन। 5 गुने 9 का मतलब क्या हुआ 5 को 9 बार जोड़ा जाना। 10 गुने 2 का मतलब क्या हुआ 10 का 2 बार में जोड़ना। 8 गुने 3 का मतलब क्या हुआ 8 को 3 बार जोड़ना। अब 8 को 3 बार अगर हम जोड़ते हैं 8 जमा 8 जमा 8, तो गणित में कैसे लिखेंगे नहीं 8 जमा 8 जमा 8। वेरी फाइन। 9, अब देखो जरा 9 जमा 9 जमा, यहाँ पर देखो 9 जमा 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 9। अब इस पूरे लंबे व्यंजक को बहुत संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसमें देखो एक ही संख्या 9 है और कई बार जोड़ में आया है, तब इस पूरे बड़े रूप को बहुत लघु रूप में लिखा जाता है। कौन लिखेगा इधर का नहीं इधर का तुम लिखेगा। चलो जल्दी लिखिए नो टोटल रिजल्ट कितना है ये नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि इस बड़े जोड़ को जब कोई संख्या बार बार जोड़ी जाती है तब वहां गुना का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गुना का चिन्ह बताता है कोई चीज बार बार जोड़ी गई है। इस पूरे लंबे जो इतना बड़ा व्यंजक है उसको बहुत ही सरल रूप में लिखना है, छोटे रूप में लिखना है और गुना संक्रिया का चिन्ह का प्रयोग करना। ठीक है। 9 कितनी बार आया है 9 को कितनी बार गुणित किया गया है 9 को अपने आप से 9 बार गुणित करें तो क्या पाएंगे 2 को अपने आप से 3 बार गुणित करें तो क्या पाएंगे। गुणित करना मतलब बार बार जोड़ना। ओके अब आइए मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ संख्या 60 में 1 को कितना बार गुणित किया जाए, 2 को कितना बार गुणित किया जाए, 3 को कितना बार गुणित किया जाए, मतलब 3 को जोड़ में कितना बार 3 आए जिससे रिजल्ट 60 हो जाए। चलिए बची हुई जो ब्रैकेट थी वो बना हुआ है खाली स्थान, इसमें आपको उस संख्या को रखना है जिसमें 1 को उतना बार गुणित करें तो 60 आ जाए, 2 को उतना बार गुणित करें तो 60 आ जाए, 3 को अपना बार गुणित करें तो 60 आ जाए। कौन रिजल्ट देगा और उठाओ। इतना ही सब 2 ही बच्चे 3 ही बच्चे और कोई जैसे बताएगा। आप लोग पहला क्लास वाले हो, आप लोग दूसरा वाले हो, तीसरा का हो, बता सकते हो। चलो लिखो चलो मैं फिर इसी को पूछ रहा हूं 60 में 1 को कई बार गुणित करने से 60 प्राप्त होता है। 60 में 1 को कई बार गुणित करने से, गुणित करना मतलब स्वयं से जोड़ना बार बार, तो 60 को कई बार गुणित करने से 1 को कई बार गुणित करने से 60 प्राप्त होता है। कई बार 60 बार। वेरी फाइन। चलो दूसरा बताओ
2 को कई बार गुणित करने से मुझे 60 प्राप्त होता है। कौन लिखेगा? लिखो। चलो यहां पूछा जा रहा है कि 3 को कई बार गुणित करने से 60 प्राप्त होता है। 3 को स्वयं से कई बार जोड़े, योग में 3 कितने बार आवे जिससे योगफल 60 हो जाए। बहुत अच्छा। चलिए 4 को कितने बार स्वयं से जोड़ा जाए या 4 को कितने बार गुणित किया जाए जिससे रिजल्ट 60 प्राप्त हो जाए। इधर कौन बताएगा? इधर कौन बताएगा? तुम बताएगा? चल बहुत अच्छा लगा। चलो वेरी फाइन, ताली बजाओ। बहुत अच्छा। अब मुझे उत्तर दो, 4 को स्वयं से कितने बार जोड़ा जाए जिससे पूरा योग 60 हो जाए? 15 बार। बोलो 15 बार। एकदम ताली लगाओ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 को कितने बार गुणित किया जाए अर्थात योग में 6 कितने बार आवे जिससे पूरा योगफल 60 हो जाए? चलो सही है तो ताली लगाओ ना भाई इसको। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब 60 में 6 कितनी बार है? हाउ मेनी सिक्सेज, हाउ मेनी 6 आर देयर इन 60? कौन बताएगा? तुम लोगों से किसको बुलाऊं? सबसे देखो कौन, किसको मैं बुलाऊं? चलो किसको मैं चांस दूं? तुम बताओ। सदन का नहीं, तुम नहीं। अगर इन्हें अगर मौका दिया जाए तो किसको दिया जाए? किसी को बोलो। किसको? इसको। चलो ओके वेरी फाइन। तो क्यों ना, तो मैं कहूंगा 60 में 1 कितनी बार, 1 को कितनी बार गुणित किया जाए कि 60 प्राप्त हो जाए? 1 को योग में कितनी बार 1 आवे जिससे योगफल 60 हो जाए? 60 में 2 कितनी बार? 60 में मैं अगर जोड़ा लगाऊं तो कितने जोड़े बनेंगे? 60 में मैं 2-2 करके निकालूं तो कितनी बार निकालने पर 60 0 हो जाए? 60 में 4 को कितनी बार स्वयं से गुणित करने पर 60 प्राप्त होता है? अब 15 को कितनी बार स्वयं से जोड़ूं कि 60 प्राप्त हो जाए? अगर 4 को 15 बार जोड़ने से 60 प्राप्त होता है तो 15 को कितनी बार गुणित करेंगे जिससे 60 प्राप्त हो जाएगा? 4 बार। वेरी फाइन। 6 को कितनी बार स्वयं से गुणित करने पर 60 प्राप्त होता है? जोड़ में 6 कितनी बार आवे जिससे जोड़ने पर 60 प्राप्त हो जाए? वेरी फाइन। तो देखिए ये 60 राइट हैंड साइड में 60 ही है, लेकिन वह 60 जो है गुना के चिन्ह पर 2 संख्याओं के द्वारा बटा हुआ। तो गुना के चिन्ह से जो संख्याएं अलग अलग है, इन सभी संख्याओं का रिश्ता 60 से क्या है? नहीं, गुणनखंड चिन्ह के द्वारा राइट हैंड साइड में जो संख्या है वो रिश्ते में 60 का क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? गुणन लगेंगे। मैं पूछ रहा हूं। देखिए 60 का तो आपने यहाँ पर गुणनखंडन किया, तो बताइए कि एक रिश्ते में 60 का क्या लगेंगे? गुणज। सोचो, एक 60 का क्या है? गुणनखंड है। और 60 1 का क्या है? अब बताओ, ये सभी जो गुणनखंडन में जो संख्या प्राप्त हुआ है, ये सभी संख्याएं रिश्ते में 60 का क्या लगेंगे? फिर से पूछो। वो सभी राइट हैंड साइड में गुना चिन्ह द्वारा जो संख्याएं अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, वो 60 का रिलेशन में या रिश्ता में क्या लगता है? गुणनखंड। वेरी फाइन।
और 60 इन सबों का रिश्ता में क्या हुआ? चलिए 60 रिश्ता में एक का क्या लगता है और एक रिश्ता में 60 का क्या हुआ? चलिए मैं अब आग कर लेंगे 1 बाय 1। वहां पर आप देखिए डेटा लिखा हुआ है, डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो सब बोर्ड पर है। मैं पूछ रहा हूं, इधर आ जाओ। 4 रिश्ते में 60 का क्या लगेंगे? और 60 रिश्ते में 4 का क्या लगेगा? वेरी फाइन। अब मुझे बताओ 15 जो है 60 का रिश्ते में क्या लगेगा? 15 60 का क्या हुआ? वेरी फाइन। और 60 15 का वेरी फाइन। तुम बताओ यार कि 6 जो है 60 से कोई ना कोई तो रिश्ता है। दुनिया में कोई भी का 2 व्यक्ति को लेते हो तो कोई ना कोई रिलेशन है, भाई बहन का हो, दोस्त दुश्मन का हो, मित्र का हो, कोई ना कोई रिलेशन अवश्य बनता है उसमें। यहाँ पर भी हम रिलेशन बनाना चाहते हैं तो 2 60 का रिश्ते में क्या हुआ? 60 2 के रिश्ते में क्या हुआ? चलो बोलो 15 60 के रिश्ते में क्या हुआ? और 60 15 के रिश्ते में क्या हुआ? वेरी फाइन। अब मुझे बताओ 12 रिश्ते में कुछ ना कुछ 60 के तो लगते हैं, तो 12 रिश्ते में 60 का क्या लगते हैं? कौन बताएगा? हाथ जाओ। 12 रिश्ते में 60 का क्या लगेंगे? हाथ जाओ। उठा दिया। चलो क्या लगेंगे? वेरी फाइन। तो 60 12 के क्या लगेंगे? वेरी फाइन। अब आइए फिर इसी गतिविधि को मैं आगे बढ़ाता हूं और आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर जो आंकड़े उपलब्ध होंगे उन्हीं आंकड़ों से हमें कोई ना कोई फैक्ट को ड्रॉ करना है या कोई ना कोई निष्कर्ष तक पहुंचना है। आइए मैं छोटा संख्या देता हूं ताकि उसका परिचय सबों का हो। 49। अब चलिए हमको यह देखना है यहाँ तो एक जगह 49 है तो बराबर बराबर समूह में बांटूंगा तो कितने समूह बनेंगे और कितना का समूह बनेंगे, वही चीज है। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है बताना है कि 49 में क्या एक एक करके निकालेंगे तो शेष 0 बचेंगे, क्या 2 करके निकालेंगे तो शेष 0 बचेंगे। यदि 2 करके निकालेंगे तब कितने 2 होंगे, 3 करके निकालेंगे तो कितने 3 होंगे। तो इनमें उन्हीं संख्याओं के बारे में आपको विचार करना है जिसमें 49 में निकाला जाए तो हमेशा शेष 0 प्राप्त होगा। कौन बताएगा? तुम लिखो। चलो देखो लिखो 49 में कितनी बार 49 में 2 कितनी बार 49 में 3 कितनी बार 49 पूरी बार है 49 में 4 पूरी बार है कि नहीं 49 में 5 पूरी बार है कि नहीं। चलो क्या 49 में 2 पूरी बार है? तो जो नहीं है उसको छोड़ दो। क्या 3 49 में पूरी बार है? तो उसको छोड़ दो। उसमें कौन संख्या होगा जो पूरी बार होगा और कितनी बार होगा ये पता है। वेरीफाई। ठीक है। वेरी भाई और तो कोई नहीं है। अब आइए क्या 49 में 1 को निकाला जाए बार तो शेष 0 प्राप्त होंगे? क्या 49 में 2 करके बार निकाला जाए तो शेष 0 प्राप्त होंगे? क्या 3 में 3 करके 49 में निकाला जाए तो शेष 0 प्राप्त होंगे? तो मुझे बताइए कि 49 में वह कौन सा संख्या है जिनको बार निकाले तो शेष 0 प्राप्त होंगे? एक साथ और कोई 49। तो 1 7 और 49 रिश्ते में 49 का क्या हुआ? 49 1 7
और 49 का क्या होगा? गुणज। वेरीफाई। अब इसको एक लड़का मिटाया तो क्या देखा हम कि किसी संख्या, सुनो, किसी संख्या का जो गुणज होता है, उनके किसी संख्या का जो गुणज है या किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं वही संख्या होगा। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होगा? स्वयं संख्या होगा। लेकिन किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड भी स्वयं संख्या होगा। मैं पूछूं कि 60 का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? 60। तो सुनो ना, 60 का सबसे छोटा गुणज कौन होगा? लेकिन 60 का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन होगा? 60। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड कौन होता है? 1। वेरीफाई। किधर है? इधर लाओ। अब मैं दूसरी संख्या दे रहा हूं। अब चलिए यहां पर मैं संख्या रख रहा हूं, उसका तुम लोग गुणनखंड करोगे। अब पता करोगे कि कौन वह प्राकृतिक संख्या है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है और कौन सा प्राकृतिक संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अर्थात गुणनखंडों के आधार पर प्राकृतिक संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या के रूप में। अब मुझे बताएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां पर इन संख्याओं को गुणनखंड लिखना है। अब गुणनखंड लिख करके यह पता करना है कि किन संख्याओं को केवल 2 गुणनखंड है, किन संख्याओं को 2 से अधिक गुणनखंड है और कौन सी वह संख्या है जिसके केवल एक ही गुणनखंड है। आइए, कौन लिखेगा? अब 1 का गुणनखंड लिखना मतलब उन सभी संख्याओं के बारे में विचार करना जिसमें 1 में निकाला जाए तो 0 हो जाए या 1 को पूर्णतः विभाजित करे। 2 का गुणनखंड लिखना मतलब उन संख्याओं के बारे में विचार करना जिनसे 2 विभाजित हो जाए या जिनमें 2 में बार-बार निकाला जाए तो वह 0 हो जाए। कौन लिखेगा? 1 का गुणनखंड लिखो। कौन लिखेगा? तुम लिखेगा? चलो लिखो। अभी तो इतना बताया, 1 का गुणनखंड नहीं लिख सकते हो। कितने गुणनखंड होंगे? 2 का कितने गुणनखंड होंगे? वह कौन सा संख्या होगा जो 2 को विभाजित करेगा? क्या आप लिख पाओगे? अब यहां पर अभी बहुत सारे संख्या लिखिए। चलिए फिर से आप यहां तक पहुंचने के पहले फिर से मैं लिख रहा हूं। 60 का गुणनखंडन करें। कौन करेगा? गुणनखंडन करना मतलब कि 2 संख्याओं को प्राप्त करना जिसे गुना करने के बाद 60 होता है। राइट? अभी लिखे ना, गुणनखंडन किया ना कि 60 में 2 कितनी बार, 60 में 3 कितनी बार, तो लिखते हैं कि 2 गुणे 30। तो यह 60 को क्या किया गया? यहाँ पर गुणनखंडन किया गया, जिसमें 30 और 2 संख्याएं 2 प्राप्त किए गए, जिसे गुना करें तो 60 हो जाए। लिखिए जी, कौन लिखेगा? यहीं पर तुम लोग फंस गया। देखो 60 का हम गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुणे 30 लिखेंगे कि नहीं? कोई लड़का यह हो सकता है कि 30 गुणे 2 भी लिख सकता है, कोई लड़का 10 गुणे 3 भी लिख सकता है, कोई लड़का 5 गुणे 4 भी लिख सकता है, कोई 4 गुणे 15 भी लिख सकता है। इसका मतलब हुआ कि 60 में 2 करके निकाले तो 30 बार, मतलब या 30 करके निकाले तो 2 बार, माने 60 जो है वो 2 से भी विभाजित है और 30 से भी विभाजित है। 60 यहाँ 30 से भी है, 2 से भी है, 10 से भी है, 15 से भी है। तो यह सभी संख्याएं 60 का गुणनखंडन हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ? इन संख्याओं का क्या कैरेक्टर है? यह सभी संख्याएं 60 को डिवाइड कर रही है। तो मैं अब कह रहा हूं कि यहाँ पर उन संख्याओं को पता करो जो 1 को डिवाइड करता है, उन संख्याओं को पता करो जो 2 को डिवाइड करता है, उन संख्याओं को पता करो जो 3 को डिवाइड करता है, उन संख्याओं को पता करो जो 4 को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर इस रूप में लिखने के बाद हमें पता चल गया कि 60 में 2 30 बार है और 60 में 30 2 बार है। 60 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 30 में भागफल के रूप में पाऊंगा, अगर 30 से मैं डिवाइड करूं तो भागफल के रूप में मैं 2 पाऊंगा। अब इन्हीं चीज को यहाँ पर लिखना है।
एक क्रिया करके नहीं, बल्कि आपको वहां पर उन संख्याओं को पता करें जिनसे एक डिवाइड हो जाता है। कौन कौन होंगे बोले? नहीं पता चल रहा? चलिए, एक में सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जिसको निकालें तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, या एक में एक से ही पूर्णतः भाग लगना। किसी संख्या में किसी संख्या से पूर्णतः भाग लगना का मतलब होता है कि हर हाल में शेषफल 0 प्राप्त हो रहा। चलो, तो कौन कौन सी संख्या होंगे जिनसे 2 डिवाइड होता होगा? चलो, अब तुम लोग बोलना शुरू कर दिया। चलो 3 के बारे में लिखो। अब शुरू कर दिया, तुम लोग का मशीन एक्टिव हो गया। क्या सही है? 2 से 3 जो है 2 से डिवाइड है। चलो 4 के बारे में लिखो। चलो अब सब चलो लिखो 4 के बारे में। चलो 5 के बारे में लिखो। कौन लिखेगा? अब तो फटाफट लिखोगे, अब तो फटाफट लिखोगे भाई। चलो 6 के बारे में कौन लिखेगा? चलो 1 बाय 1 लिखते जाओ। सभी संभव गुणनखंडों को लिखा है। उन सभी संख्याओं को लिखना है जिनसे 6 डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइडेड। चलो 7 के बारे में लिखो। कौन लिखेगा? चलो भाई तुम चलो। सिर्फ उन्हीं संख्याओं के बारे में विचार करना है जिससे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। वेरी फाइन। 8 के लिए कौन लिखेगा? तुम लिखेगी? सिर्फ इतना ही है, 2 ही संख्या है। 7 भी है। चलो, तो वो जहां गलत होगा उसको डिलीट कर देना। हो गया? सही है। चलो 9 का लिखो। और कोई इतना ही है कि और कुछ होगा? हाँ, तो जो मिस किया उस नंबर को लिखो, कॉमा देकर। वेरी फाइन। चलो 10 का। चलो तुम ले लो। तो 10 के सभी संभव गुणनखंड हुए। चलिए, अगर मैं 11 बोल दूं, अगर मैं 12, 13, 14, जरा इन संख्याओं को भी कुल गुणनखंडों को पता करो और उन गुणनखंडों को कॉमा का चिन्ह का प्रयोग करके वोट करो। कौन? पीछे वाला लड़का? हाँ, तुमको चांस दे रहा हूं। चलो, मतलब से पहले आ जाना स्कूल में। Nobody will help him. पूरा लिखो, स्पष्ट लिखो, लगाओ पूरा चिन्हाई देना। और कोई संख्या है? जब भी गुणनखंड की बात करना तो किसी संख्या का उस गुणनखंड उस संख्या से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसे रेंज पता चल जाता है कि इसका दायरा कितना में है। क्योंकि 5 का जो गुणनखंड होगा वो 5 से बड़ा होगा ही नहीं, वो 5 होगा या 5 से छोटा होगा। जो छोड़ दिया है 12 के लिए लिखो यार, कौन कौन सी संख्या है जो 12 के गुणनखंड है, अर्थात उन संख्याओं में 12 में निकाला जाए तो शेषफल 0 प्राप्त हो जाए। बार घटाना। आप इन प्रश्नों का उत्तर जब दे रहे हो तो अपना आंख से बार घटाओ को कल्पना करो, फिर आंसर बहुत इजी है।
कोई कोई नहीं, सब हो गया ना गुणनखंड, ये सही है। 13 का कौन लिखेगा? चलो तुम आ जाओ। चलो 14 का 14 का तुम लिख दो। अब इन्हीं आंकड़ों के बाद हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। We will try to achieve some conclusion. We will try to draw some conclusion from the given fact. We will get to some mathematical facts observing the data given on the board. इतना ही ना है? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं 1 से 14 के बीच में कितने ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, उन पर टिक लगाना है। आपको यू हैव टू फाइंड आउट विच नंबर बिटवीन 1 and 14 विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। आपको यू हैव टू फाइंड आउट, दुबे जी क्लास में ले रहा हूं, यू हैव टू फाइंड आउट दोज नंबर्स व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। चलिए उस पर टिक लगाइए। वहां पर जो डेटा है, जो डेटा दी गई है, उन डेटा में आपने सभी गुणनखंडों को लिख दिया है। अब आंख से देखिए और उन संख्याओं पर टिक लगाए जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है। कौन लगाएगा टिक? तुम लगाएगा? चलो तुम लगाओ, तुम लगाओ। आपको टिक लगाना है उन संख्याओं पर जिसके केवल 2 गुणनखंड है। इधर तो गुणनखंड है, इन संख्याओं का इधर गुणनखंड है, तो इधर उन संख्याओं पर टिक लगाना है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है। इधर लगाओ, देखो कौन सी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड है? केवल 2 गुणनखंड। 4 के कितने गुणनखंड है? 2 है। चलो कोई गलत हो गया। 4 के कितने गुणनखंड लिखे हुए हैं? पहले ध्यान से सुनो, अपनी जगह पर जाओ। 1 का कुल कितने गुणनखंड है? 2 का कुल कितने गुणनखंड है? 3 का कितने गुणनखंड है? 4 का कितने गुणनखंड है? 5 का कितने गुणनखंड है? 6 का कितने गुणनखंड है? 7 का कितने गुणनखंड है? तो आपको उन्हीं संख्याओं पर टिक लगाना है जिसके केवल 2 गुणनखंड। चलो इसको दे देते हैं एक बार। चलो इसको दे देते हैं। आपको उन्हीं संख्याओं पर टिक लगानी है जिसके केवल 2 गुणनखंड है। 1 से 14 के बीच में संख्याओं का आप सभी गुणनखंड को लिखे हो, तो आप ही को पता करना है कि वह कौन सी संख्याएं हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड है। चलो अब मैं पूछ रहा हूं 1 से 14 के बीच में वह कौन सी संख्याएं हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड है? उन संख्याओं को इधर एक जगह लिख दो। अब आपको टिक नहीं लगानी है, बल्कि उन संख्याओं का यहाँ पर आंकड़ा लिखना है एक साथ जिसके केवल 2 गुणनखंड है। और लिख दो। अब यहाँ पर रफली आप उन संख्याओं को लिख दीजिए जिसको पता किया तो पाया है कि 2 गुणनखंड है। आपने आप जो डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को लिखना है। आपने टिक लगाया, सब सदन ने उसको सहमति प्रदान किया, तो एक जगह इकट्ठे उन संख्याओं को निकालो 1 से 14 के बीच में जिसे केवल 2 गुणनखंड है। चलो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं सदन से 1 से 14 के बीच में वह कौन सी संख्याएं हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड है? बोलो साहब। 2 3 4 5 7 13। फिर से मैं पूछ रहा हूं 1 से 14 के बीच में ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है?
1 से 14 के बीच में अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है? कौन लिखेगा? डेटा दिया हुआ है, चलो तुम ही लिख दो। अब नीचे लिखो, यहां पर यू हैव टू कलेक्ट दोज नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या मैं पूछता हूं, यू आर रॉन्ग। हाउ मेनी फैक्टर्स वन हैज? One has only one factor, but you have to write down those number which has more than 2 factors. आप तो देख रहे हो यार, ये आपकी मामला है। चलो तुम कंफ्यूज हो, you get confused. Yes, you collect those number. You have to collect those number which has more than 2 factors. बहुत अच्छा, you are doing right. लेकिन काम तेजी से करो। You have to collect those number between 1 and 14 which has more than 2 factors. Okay. अब आपको you have to write down those number which has only one factor. What is that number which has only one factor? Yes, you write down those number. You write down that number which has only one factor. So what is that number which has only one factor? वह कौन सी संख्या है जिसके केवल एक गुणनखंड है? क्या एक के अतिरिक्त और कोई संख्या होंगे जिसके केवल एक ही गुणनखंड होंगे? इसलिए एक अपने आप में अद्वितीय संख्या है, क्योंकि संख्या एक ही हमारे पास ऐसा है जिसका केवल एक गुणनखंड है। लेकिन कौन कौन से संख्याएं हैं 1 से 14 के बीच में जिसके 2 गुणनखंड है? बोलो कौन है? बोलो। 2, 3, 5, 7, 11, 13। और कौन कौन से वे संख्याएं हैं 1 से 14 के बीच में जिनके 2 से अधिक गुणनखंड है? 4, 6, 8, 10, 12, 14। आइए अब हम सब इस सदन के जो सदस्य हैं, जो सभी गणित के शिक्षार्थी हैं, हम सभी गणित सीख रहे हैं। अब हम सदन की समाप्ति की ओर है, इसलिए सदन पूरा मिल करके जो आंकड़े हमने बोर्ड पर एकत्रित किए हैं उन आंकड़ों से एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और निष्कर्ष क्या है जरा सुनो। वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे हम लोग? प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अब देखिए 2 का केवल 2 गुणनखंड है, जिसमें एक तो सबका गुणनखंड है और दूसरा गुणनखंड वह स्वयं है। 3 का एक गुणनखंड तो 1 है, दूसरा गुणनखंड स्वयं है। यानी किसी संख्या का 2 गुणनखंड हो जिसमें एक गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड वह स्वयं संख्या हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसके केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए संख्या 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो कौन वह संख्या है जो भाज्य है ना अभाज्य है? कौन वह सबसे छोटी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है? कौन वह सबसे छोटी संख्या है? अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 है। और 2 के आगे जितने भी अभाज्य, अब आगे हम बताऊंगा कि सिर्फ अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही अभाज्य संख्या 2 है जो सम है, और बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम है।
तो आज इन्हीं तथ्यों की जानकारी के बाद गणित का यह सदन समाप्त होता है। फिर अगले दिन हम कोई नई अवधारणाओं के बारे में हम सब मिल करके चर्चा करेंगे।